ठीक है, चलिए, एंड आई अप्रिशिएट आप लोग आए हैं लगातार 2 क्लासेस, इट मीन्स आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा लेक्चर नंबर 3 करते हैं। ये लेक्चर के बाद खत्म है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अभी देखो हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस सारे डिस्कस करे थे ना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं सारे, अभी वर्क डन वगैरह फॉर्मूले लिखे थे। ठीक है, अब हम करते हैं साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हीट इंजन, फिर हम करेंगे रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। देखो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये दोनों सेम ही चीज होती है। और फिर थोड़ा सा डिस्कशन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, आप ऑलरेडी कर चुके हो ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। लास्ट टॉपिक रहेगा कार्नोट इंजन का। तो ये जितने भी टॉपिक है सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये वाले लास्ट वाले, और ये वाला छोटा सा एक वो है इंट्रोडक्शन कि ये चीजें क्या क्या है। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे को बता दो साइक्लिक प्रोसेस क्या है। हम डेल्टा यू जीरो होता है, मतलब ग्राफ पे स्टेट सेम होता है। यस, मैम सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है। हाँ जी, जहां से आपने शुरू किया आप वहीं पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस लेंगे हम लोग इसमें, एक प्रोसेस से तो नहीं पहुंचते। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पीवी डायग्राम बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहां से शुरू किया मैंने, तो यहाँ 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 ऐसे मैंने सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस लिए A B C D। तो इन सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस के बाद अगर सिस्टम उसी स्टेट में आ जाए तो मैं क्या बोल देती हूं कि वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट लीव द सिस्टम in the same state from where it started। समझ में आई बात? इजी है ये तो। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या चीज जीरो हो जाती है? मैम डेल्टा यू फंक्शन, स्टेट फंक्शन वाले। ये स्टेट फंक्शन जो भी चीजें वो जीरो होंगी। जैसे कि इंटरनल एनर्जी हमने पढ़ा, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या कैसे निकालोगे? वर्क डन सिंपली आपके पास वर्क डन ऑफ ए बी पार्ट एरिया क्लोज एनक्लोज्ड बाय द साइकिल। यस, सिंपल। अगर आप निकाल, या तो आप इन सबको अलग अलग निकालें, एरिया अंडर साइकिल। यस, एरिया अंडर द साइकिल। ठीक है, डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो इसका एरिया पॉजिटिव आएगा जब क्लॉकवाइज है, और नेगेटिव आएगा जब एंटी क्लॉकवाइज है। फर्स्ट लॉ से देखिए, डेल्टा यू जीरो तो क्या हो जाता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो जाता है। ये सब चीजें पढ़ ली ना हम लोगों ने? क्लियर है सबको ये चीज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। नाम से आपको समझ में आ गया होगा, जिसको आप रिवर्स कर सको। मान लीजिए एक स्टेट ए से मैं स्टेट बी तक गई हूं, ठीक है, तो इसमें कुछ सिस्टम और सराउंडिंग में चेंज हुआ है। अगर मैं बी टू ए प्रोसेस को रिवर्स कर दूं, सिस्टम और सराउंडिंग में जो चेंज हुआ था वो खत्म हो जाए, यानी इस यूनिवर्स में आपको कोई चेंज ना दिखे। तो प्रोसेस which could be reversed in such a way that the system and its surrounding returns exactly to their initial states with no other changes in the universe is known as reversible process। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया जैसे क्वाजी स्टैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें हम लोग जो पिस्टन लेंगे वो फ्रिक्शनलेस लेंगे। तो इसमें दो कंडीशन होती है बेटा, दो कंडीशन क्या होती है? एक तो होता है आपके पास कि क्वाजी स्टैटिक होना चाहिए प्रोसेस, लो होनी चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, पहला क्वाजी स्टैटिक होना चाहिए, और दूसरा आपके पास जो डिसिपेटिव इफेक्ट है वो नहीं होने चाहिए, नो डिसिपेटिव इफेक्ट। डिसिपेटिव इफेक्ट क्या हो जाएंगे? जैसे फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, हम लोग लेते हैं फ्रिक्शन लेस पिस्टन। जब हम सिलेंडर में एक लेते हैं एक वर्किंग सब्सटेंस और पिस्टन फिक्स करते हैं, तो पिस्टन हम लोग ट्राई करते हैं कि फ्रिक्शन लेस हो, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस हो गया, राइट। तो जो भी प्रोसेसेस, जो भी इफेक्ट्स हैं जिनमें लॉस है, एनर्जी का लॉस हो गया, ठीक है, हीट की फॉर्म में कोई और लॉस हो गया। मान लीजिए कोई चीज मूव कर रही है और वो सडनली रुक जाए, तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट जो है हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है। तो कोई भी डिसिपेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए। ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड होंगी तो एक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी।
इरिवर्सिबल प्रोसेस सिंपली जो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिसिपेटिव इफेक्ट्स को आप बिल्कुल जीरो कर दो? नो मैम। तो आपके पास 100% रिवर्सिबल प्रोसेस है ही नहीं। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ये आपके पास आइडियल कंडीशन है जो रिवर्सिबल प्रोसेस की आप ले रहे हो, क्योंकि आप इन इफेक्ट्स को मिनिमाइज जरूर कर सकते हो, एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको दोनों Yes, ma'am. प्रोसेसेस क्या है? ऑलराइट, अभी ये बताओ चलो कौन सा आंसर आएगा। बलून फिल्ड विद हीलियम बर्स्ट करता है, इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ द हीलियम कैन बी कंसिडर्ड। क्या आएगा बताइए? मैम इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। B. यस, बी, मैम बी। बिल्कुल सही। क्योंकि देखो सडन है आपके पास तो मैम क्योंकि फास्ट प्रोसेस हो रहा है, डेल्टा क्यू हमारी 0 ही होगी। यस, तो यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आप अब जो एयर डिफ्यूज हो गया उसको आप कैसे वापस लेके आओगे? क्लियर है सबको? यस मैम। आइसोथर्मल होता है स्लो, आइसोथर्मल स्लो प्रोसेस करना होता है आपको। ये बताइए, देखिए मैंने बताया था आपको कि कर्व पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक कर्व दे देंगे जो आपको ये दिख रहा है ना साइड में, इससे रिलेटेड आपको बताना है वीटी डायग्राम क्या होगा, इस पीवी डायग्राम के कोरस्पॉन्डिंग वीटी डायग्राम क्या होगा। और 1 to 2 प्रोसेस दे दिया, एडियाबेटिक प्रोसेस है। 1 to 2 क्या दे दिया? एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्या करूं फिर? एडियाबेटिक प्रोसेसेस की इक्वेशन ध्यान कीजिए। यहाँ तो ठीक है, पी वी की पास गामा इज कांस्टेंट लग रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या थी? यहाँ पर अगर बात करें वॉल्यूम और टेम्परेचर में, मैम टीवी के पार गामा -1। क्लियर है? तो सिंपली आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आ गया ना। यस मैम। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो हो नहीं सकती, तो ये वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं। अब बात कर लेते हैं ये वाला जो प्रोसेस है 1 to 3 वाला। 1 to 3 वाला प्रोसेस बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी कि वॉल्यूम Yes, नहीं ma'am. चेंज होगा। ठीक है, यहां से यहां जाने में वॉल्यूम का बदलाव नहीं है, तो 3 to 1 मैम आंसर C है क्या? नहीं, सी नहीं है। बी। यस, बी है। मैम बी। बी, बी क्यों है? अभी वहीं तक पहुंचे। देखो 3 to 1 में वॉल्यूम नहीं बदल रहा। देखो आप सेकंड ऑप्शन में 3 to 1 में क्या वॉल्यूम बदल रहा है? यहाँ तो बदल रहा है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो 2 to 3 वाला भी चेक कर लेते हैं। 2 to 3 देखो आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर नहीं चेंज हो रहा। जब प्रेशर नहीं चेंज होता तो क्या रिलेशनशिप होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। यस मैम। राइट, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा और उसके अकॉर्डिंग ये वाला भी नहीं होगा, तो बचा क्या ऑप्शन? बी। क्लियर है सबको? यस पर मैम। फिर डी भी हो सकता इस था। तरीके के क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, मैम डी भी हो सकता। डी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना 1 to 2 वाला एडियाबैटिक जो है, ये जो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आएगा तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। क्लियर है सबको? ओके मैम। यस मैम। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको एक डायग्राम दे देंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग पूछेंगे कि क्या होगा। तो ये इक्वेशंस जितनी भी है ये बैक ऑफ द माइंड में होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आगे चलते हैं। अभी अपना जो मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे हीट इंजन हो गया। हीट इंजन आपको पता है क्या है? अच्छा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा हुआ ना हीट इंजन वगैरह? नो मैम। नो मैम। तो हीट इंजन बेटा एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक थर्मल एनर्जी को किसी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी या वर्क में कन्वर्ट कर दे। थर्मल एनर्जी को Carnot heat engine तो नहीं, Carnot heat engine। कार्नोट हीट इंजन भी एक हीट इंजन है, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। 100% एफिशिएंसी वाला है। नहीं, मोस्ट 100% एफिशिएंट। एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की भी नहीं होती है। मैम 100 हो ही नहीं सकती किसी की। हाँ, नहीं हो सकती। वो वो अभी इमेजिनरी सारी है। चीजें बताऊंगी। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझो, फिर इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हम आगे डील करेंगे। तो सबसे पहले हीट इंजन वो एक डिवाइस जो थर्मल एनर्जी को यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी या वर्क में कन्वर्ट कर दे। उसके लिए हम लोग सेटअप क्या लेते हैं? हम लोग एक लेते हैं हॉट रिजर्वॉयर, जिसको हम लोग सोर्स बोल देते हैं, जो कि एक T1 टेम्परेचर पे है। फिर एक लेते हैं कोल्ड रिजर्वॉयर, जिसको हम सिंक बोल देते हैं, जो कि एक T2 टेम्परेचर के ऊपर है। ठीक है, यहां से जो यहाँ एक वर्किंग सब्सटेंस रखेंगे हम लोग, वर्किंग सब्सटेंस लेट्स से कोई गैस या फिर कोई फ्लूइड रखा है,
तो जब वर्किंग सब्सटेंस इससे हीट एब्जॉर्ब करेगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, तो उसने कुछ काम किया जो कि हम लोग एनवायरमेंट में किसी अरेंजमेंट के थ्रू यूज कर लेंगे। वर्किंग सब्सटेंस ने Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, उसने कुछ काम किया, जो बच गई एनर्जी, जो बच गई हीट या एनर्जी, वो उसने रिजेक्ट कर दी, जो कि कोल्ड रिजर्वॉयर की तरफ चली गई। ये आप जो सिंबल देख रहे हो ना कि हॉट रिजर्वॉयर से Q1 लिया, कोल्ड रिजर्वॉयर को Q2 दिया, ये T1 टेम्परेचर पे लिया हम लोगों ने हॉट रिजर्वॉयर, कोल्ड रिजर्वॉयर T2 टेम्परेचर पे लिया। जब हमारा वर्किंग सब्सटेंस काम कर रहा है तो ये जो एरो है ये बाहर की तरफ है, मतलब हमारे सब्सटेंस ने काम किया, सिस्टम ने काम किया, उस वर्क का यूज किया गया है बाहर पे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे मेजर चीजें। अब जो चेंज होंगे बस इन एरोज में चेंज हो जाएंगे, जो आगे जो टॉपिक आएंगे रेफ्रिजरेटर में, इसका बस ये चीज उल्टी हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा, बस इतना फर्क आएगा, उल्टा चलने लगता है। उल्टा चल जाएगा वो। तो ये चेंज नहीं करना, ये दिमाग में रखो, तो गलती नहीं करोगे Q1 Q2 T1 T2 के अंदर। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ये एनर्जी कंजर्वेशन की, अगर मैं आइडियल केस लेती हूँ कि मैंने जो हीट एब्जॉर्ब करवाई यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस में हीट एब्जॉर्ब करी, उसने कुछ काम किया, बाकी बची हुई इधर गई, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती Q1 माइनस में Q2 इज W, लिख सकते हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी बात करते हैं कि स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग सब्सटेंस ही लेते हैं, हम लोग एक वर्किंग सब्सटेंस लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ये हो गया। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होगा, सिस्टम काम करेगा, कुछ केसेस में सिस्टम पे काम हो रहा होगा। तो आपके पास सर्टेन प्रोसेसेस के अंदर क्या होगा कि हीट जो है, ये जो हीट है एब्जॉर्ब करेगा Q1 फ्रॉम द सोर्स, जो कि एक T1 टेम्परेचर पे है, और कुछ प्रोसेसेस में क्या होगा, ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज करेगा सिंक को, जो कि एक T2 टेम्परेचर पे है। और जो साइकिल होगी प्रोसेसेस की, उसमें जो वर्क डन निकल के आता है, नेट वर्क डन, उसको ट्रांसफर करा जाता है टू द एनवायरमेंट वाया सम अरेंजमेंट। जैसे कि अगर मैं इसी पिस्टन को कनेक्ट कर दूं बेटा, किस चीज से कनेक्ट करूं, एक शाफ्ट के थ्रू, एक व्हील से कनेक्ट कर दिया। जरा सोचो, अगर ये एक्सपैंड होता है, अगर ये एक्सपैंड होगा और ये कंप्रेस होगा, एक साइकिल होगी मान लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन की, तो ये मूव नहीं कर जाएगा व्हील? यस यस मैम। राइट, तो हमने इसकी थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया यूजफुल वर्क पाने के लिए, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसमें थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस हुए होंगे, जो यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन होंगे, कुछ कंप्रेशन होंगे। समझ में आ गया हीट इंजन का कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है एफिशिएंसी। हमें क्या चाहिए, हमारा हीट इंजन सबसे बेहतर हो। सबसे बेहतर वो कब होगा, जब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। एफिशिएंसी ज्यादा क्या है, जब वो आउटपुट अच्छा दे और इनपुट कम से कम देना पड़े। आउटपुट क्या है यहाँ पे, वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस, जिसको हम लोगों ने अभी चेंज किया है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, में इनपुट क्या लिया था, Q1। यस, हीट एब्सॉर्ब हो गया। और W को हम लिख क्या सकते हैं, Q1 माइनस में Q2 बाय में Q2। Q1 Yes, upon ma'am. Q2 माइनस में। राइट, क्लियर है सबको? देखो W को यहाँ लिखा ना मैं Q1 माइनस में Q2, ये चीज मैंने W की जगह पे पुट कर दी है। मैम नीचे Q1 आएगा ना मैम? हाँ। Q1 माइनस मैं Q2 सोच रही हूँ मैम मैंने नीचे Q1 Q1 दिया आएगा। मैंने। बिल्कुल सही बात बेटा, Q1 आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस में Q2 बाय में Q1। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, एफिशिएंसी 100% कब हो जाएगी, जब ईटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। यस ठीक है? मैम। और Yes, ma'am. ईटा की वैल्यू 1 यानी कि 100% एफिशिएंसी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कुछ ना कुछ डिसिपेटिव इफेक्ट होते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी जो उसने हीट एब्जॉर्ब करी है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ सिंक के पास भी तो जा रही है ना। मैम ऐसा नहीं हो सकता, वो पूरी मतलब अपनी हीट दे और वर्क ही करे। देखो ये 1 कब होएगा, जब Q2 0 हो जाएगा। Q2 0 मतलब सिंक के पास हीट जा ही नहीं रही। लेकिन सेकंड लॉ इस चीज की जो है परमिशन नहीं देता। सेकंड लॉ ये कहता है कि सारा का सारा जो हीट है वो वर्क में नहीं कन्वर्ट होता,
ठीक है, अभी हम लोग कार्नोट इंजन देखेंगे तब भी हम ये चीज देखेंगे कि आपको सिंक की आवश्यकता है। सिंक के बिना तो मतलब आप ये कह रहे हो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट से हीट ले लोगे और उससे काम कर लोगे, आपको सिंक यानी टेम्परेचर डिफरेंसेस की जरूरत ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैन नॉट बी यूनिटी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अभी देखो क्वेश्चन करो जरा। हीट इंजन इज इन्वॉल्व विद एक्सचेंज ऑफ हीट 1915 जूल -40 जूल +125 जूल एंड -q जूल। एक साइकिल हुई है, एफिशिएंसी है 50%। द वैल्यू ऑफ Q इज कितनी होगी? मतलब सिंपली ये बोल रहे हैं कि हीट इंजन है, मान लो आपके पास ये वर्किंग सब्सटेंस है, इधर सोर्स है, इधर सिंक है और इसने कुछ वर्क किया है। देखो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम यानी वर्किंग सब्सटेंस बेटा, जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगी? प्लस में। प्लस प्लस में। यानी जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वो प्लस वाली तो हम लोग रख लेंगे यहाँ Q1 की जगह पे, और जो रिजेक्ट कर रहा है सिंक को, यानी कि सिस्टम ने हीट को बाहर कर दिया, आउट कर दिया, यानी जो नेगेटिव वाली है वो हम लोग रख लेंगे Q2 की जगह पे। ठीक है, तो यहां से आपकी एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और होता है W बाय में Q1। क्लियर है सबको? जो भी अभी है ना, ये तीनों रिलेशनशिप्स को आप हमेशा दिमाग में रखें, इनमें से कोई भी एक यूज हो रहा है। यहाँ पर देखो एफिशिएंसी को आप पुट करो जरा, 1/2 आ जाएगी ना 50%। 50% क्या है? 50 बाय में 100 कितनी हो जाएगी? 1/2। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस में Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऊपर आपको रखना है Q2। देखो Q2 कौन सा है? जो सिंक के पास जा रही है, जो नेगेटिव है, यानी कि ऊपर आपके पास आएगी 40 प्लस में Q डिवाइडेड बाय में Q1 जो उसने एब्जॉर्ब करी है सिस्टम ने, ये आपके पास यहाँ आ जाएगी 1915 प्लस में 125। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा अगर आप 40 प्लस Q कैसे आया? 40 प्लस Q बेटा जो इसने यहाँ पर रिजेक्ट कर, सॉरी कौन सी मैम ये 980 आएगा आंसर। मैम एटा की वैल्यू मैम परसेंटेज में तो राइट हैंड साइड पे 100 से भी तो मल्टीप्लाई मैम होगा। सी आंसर आ गया। सी आ रहा है मैम। इसकी आंसर आएगा बेटा। ये मैंने ये यहाँ जो ईटा लिखा हुआ ना, ये परसेंटेज में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन में निकाल के पुट किया है। क्लियर है? परसेंटेज में जब ये फ्रैक्शन, अभी मेरे पास जो वैल्यू आती है, अगर मुझे परसेंटेज में बनाना है तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करती हूँ। मैम 980 जूल आ रहा है। यस 980 आएगा। इसको आप एक तरीके से और भी समझ सकते हो। आपको पता है एक साइकिल के अंदर इंटरनल एनर्जी 0 होती है, राइट? तो जितनी हीट रहेगी डेल्टा Q नेट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा W नेट। तो आप सिंपली यहाँ पे ये वाला अगर फॉर्म यूज करें, ईटा इज इक्वल टू W की जगह आप रखोगे क्या? जितनी भी नेट हीट है, आप सिंपली ऊपर ऐसे कर सकते हो 1915 माइनस 40 प्लस 125 माइनस में Q डिवाइडेड बाय में जो उसने एब्जॉर्ब करी है, एब्जॉर्ब जो पॉजिटिव साइन वाली है 1915 प्लस में 125। देखो ये यही तो नहीं बन रहा, एलसीएम लोगे तो यही चीज तो बन रही है। यस मैम। यस ठीक है, मैम। आप दोनों फॉर्म यूज कर सकते हो। क्लियर है मैम मैंने सबको? नीचे वाले से ही किया था, इससे ही मैम। हाँ, इससे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, समझने वाली बात है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है क्वेश्चन को लेके। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो नो मैम। मैम। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप क्या होता है? देखो ये दोनों चीजें सेम होती हैं, इनका पर्पस अलग अलग होता है। जब मैं बात करती हूँ रेफ्रिजरेटर के अंदर के स्पेस की, तो मुझे वहां हीटिंग चाहिए या कूलिंग चाहिए बच्चों? कूलिंग चाहिए। कूलिंग। ठीक है, ये अब पर्पस है रेफ्रिजरेटर का कि उसको अंदर के स्पेस को क्या करना है? ठंडा करना है। अगर मैं बात करूं बाहर के रूम के स्पेस की जिसमें रेफ्रिजरेटर रखा है, तो रेफ्रिजरेटर एक रूम को गर्म कर रहा है या ठंडा कर रहा है? मैम गरम करता है। गर्म कर रहा है, यानी हीट कर वहां रहा है। सॉल्व कर रहा है, रूम को हीट कर रहा है। तो अगर आप उसको बाहर से देख रहे हैं तो जो हीट रिजेक्ट हो रही है इट इज वर्किंग एज ए हीट पंप। लेकिन जब आप अंदर के प्रोसेस की बात करते हैं, वहां वो कूलिंग प्रोसेस कर रहा है, उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर बोल देते हैं। क्लियर होगी बात सबको? यस यस मैम। Yes, ma'am. रेफ्रिजरेटर और हीट पंप इज बेसिकली अ हीट इंजन जो कि रन कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में क्यों कर रहा है? नेगेटिव होगा हीट। यस, तो मैम इट वो टेक्स, अपने लो टेम्परेचर से बाहर रूम में हवा वो फेंकता है।
हाँ जी, वो यस, वो हम देखेंगे अभी। इट टेक्स हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी यानी कि सिंक एंड आफ्टर डूइंग सम वर्क गिव्स द रेस्ट हीट टू द हॉटर बॉडी। देखो इसका सेटअप देखो, उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या, जब हम फ्रिज की बात कर रहे हैं, हम लोगों को चाहिए क्या कि जो फूड रखा है फ्रिज के अंदर उसको ठंडा करना है। आपको फ्रिज के अंदर के स्पेस को ठंडा करना है, यानी वहां से हीट को निकालना पड़ेगा, एक ठंडे स्पेस में से हीट को निकालना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है अपने आप की एक ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ हीट ट्रांसफर हो जाए खुद ब खुद? नो मैम, नहीं हो No, सकता। ma'am. कि हमेशा हाई टू लो प्रेशर और वगैरह वगैरह। हाँ, वो 3-4 स्टेप्स होते हैं, वो भी डिस्कस कर देती हूँ मैं। यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड रिजर्वॉयर से हीट को एब्जॉर्ब किया Q2 अमाउंट, ठीक है। अभी एक प्रोसेस अपने आप नहीं हो सकता था, तो मुझे एक इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी का रोल आ जाता है यहाँ पे। वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। या इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक वर्क बोलो कुछ भी, ठीक है। यहाँ मुझे काम करना पड़ेगा यहाँ से हीट को बाहर लेके आने के लिए, और उसके बाद जो है हीट जो है रूम में रिजेक्ट हो रही है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ तो W प्लस में Q2, यही तो Q1 है। यस आप मैम, Yes, सिस्टम पे ma'am. काम कर रहे हो ना, उसकी हीट बढ़ा रहे हो और उसने हीट लिया भी है, ठीक है। बाकी की जो आपके पास टोटल है वो उसने सराउंडिंग, यानी कि ये हॉट रिजर्वॉयर क्या है, रूम सराउंडिंग में उसने रिजेक्ट कर दी। अभी एक बात बताओ, आपने कभी फ्रिज को पीछे से नोटिस किया है? यस मैम, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. आपको ऐसे कुछ कॉइल्स वगैरह दिखती होंगी, ऐसे कुछ, यस Yes, मैम, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली हीट रूम में रिजेक्ट हो रही होती है, ठीक है। और एक आपने कोई इसे ब्लैक सा कुछ ऐसे डब्बा दे रखा होता है उसके Yes, यस मैम, नीचे की साइड। Yes, ma'am. उसको कंप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या करता है, जो भी इसमें फ्लूइड, यहाँ पर एक वर्किंग सब्सटेंस भी होगा ना। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है फ्रिज के अंदर? आपने सुना हो कि फ्रिज और एसी की वजह से हमारी ओजोन लेयर को खतरा हो रहा है। यस Yes, मैम, ma'am. Carbon monoxide. वर्किंग सब्सटेंस क्लोरोफ्लोरो यूज हो रहा है। CFC बात करते हैं। पहले CFCs यूज होते थे, अब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस को यूज किया जाता है, जिसको 3-4 जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से गुजारा जाता है। जैसे आइसोबारिक कंप्रेशन होता है, आइसोबारिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वो इन सेटअप्स के थ्रू होता है। जैसे कंप्रेसर यूज करते हैं हम लोग यहाँ, ये कंडेंसर की फॉर्म में यूज होता है। एक इवोपरेटर भी होता है, तो वो पूरा उस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हमको ऊपर ऊपर से चीजें समझनी है कि बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ठंडी जगह से हीट को एक्सट्रैक्ट किया। ये काम अपने आप नहीं हो सकता था, एक मोटर की जरूरत पड़ी, बाहर से इस पे काम करना पड़ा, और जो हीट को है वो रूम के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर है सबको? Yes. Yes, मैम, ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अभी देखो, वहां तो हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की फॉर्म में, यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सा फ्रिज बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको 10 कंपनी के मैं फ्रिज दे दूं तो कैसे बताओगे आप कौन सा अच्छा है, जो आपको मैम, जो अच्छा ज्यादा आउट हीट मैम करेगा। जो मतलब मैम सारे फॉर्मूला उल्टे इलेक्ट्रिसिटी हैं। ज्यादा वेस्ट ना करे और कूलिंग परफेक्ट। यस, मैम आपके जिसपे ताप ज्यादा होंगे। फूड से जो हीट एक्सट्रैक्ट करे ना उस ठंडे स्पेस से Q1, वो ज्यादा से ज्यादा कर सके, डिवाइडेड बाय बिजली का खर्चा कम कर दे हमारा, तो वर्क डन कम करना पड़े। अल्फा इज इक्वल टू ma'am. Q1 बाय में W। और आप W को अगेन क्या पुट कर सकते हो यहाँ पे, देखो क्या आया था, Q1 माइनस Q1 माइनस Q2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको एक फॉर्म और भी लिख सकते हो, अगर आप अभी हम पढ़ेंगे वैसे कार्नोट इंजन में कार्नोट साइकिल इस्तेमाल होती है, आइडियल साइकिल होती है वो। Yes, अगर ma'am, आइडियल चार कंडीशंस process. की बात करें तो Q1 बाय में Q2 इज इक्वल टू T1 बाय में T2, T2 आता है, T1 upon में T2. राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, मैं ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ऐसे इसको नीचे ले जाते हैं तो 1 माइनस में Q2 बाय Q1 आता है, Q2 बाय Q1 की जगह T2 बाय T1 पुट करते हैं, तो ये आपके पास 1 simply ऐसे minus T1 by T2. ईटा लिख रही हूँ, देखो T1 माइनस में T2। ईटा पता है मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में ना ये चल रहा था मुझे ईटा की फॉर्म में एक्सप्रेशन बताना है। तो ईटा की फॉर्म में क्या होता है बेटा, आपको पता है कि एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 बाय Q1 होती है, अभी करी है ना हम लोगों ने पीछे हीट इंजन। Yes, यस ma'am. मैम, और हीट इंजन की कार्नोट साइकिल वाला अगर ये चीज यूज करें तो ये 1 माइनस में T2 बाय T1 भी होती है।
ठीक है, तो कोई सा भी, या तो इसको कन्वर्ट कर लो चाहे इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 1 माइनस ईटा बाय में ईटा, ये फॉर्म आता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ जाता है नीट में। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यूनिटी से ज्यादा होता है, पर याद करो जी, हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 1 से तो ज्यादा नहीं होती और 1 भी नहीं होती, 1 से कम ही रहती है। तो ईटा की वैल्यू 1 से कुछ ना कुछ कम ही रहेगी। आप पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू देखेंगे 1 से ज्यादा आ सकती है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती इनफाइनाइट? ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस वर्क डन को जीरो कर दो, यानी कि प्रोसेस अपने आप हो गया, वर्क डन जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप फ्रिज में से जो है मशीन ने निकाली हीट और उसने बाहर रिजेक्ट कर दी, कुछ काम करना ही नहीं पड़ा सिस्टम के ऊपर। तो क्या ऐसा हो ब्रेक हो सकता है? जाएगा। यस, मैं तो डब्ल्यू जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए आपके पास इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। क्लियर है सबको? यस मैम। अब एक छोटी सी बात, अगर क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछ लूं कि मुझे हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताओ, कितना होगा? मैम इसी का रिवर्स। रिवर्स मतलब W बाई Q1। मैम आपको क्या चाहिए रूम गर्म करने के लिए? कौन सी हीट चाहिए अब आउटपुट में? Q1। देखो यहाँ मैम हमने हमें हीट देखो यहाँ हमने मैम गड़बड़ सोर्स की साइड वाली हीट चाहिए। यहाँ पे 2 आएगा जब हम सिंक से ले रहे हैं ना, जो Yes, सिंक से ma'am. ले रहे हैं, हमको क्या चाहिए? फ्रिज के अंदर का स्पेस ठंडा करना है, तो वहां हम लोग जो नोटेशंस ले रहे हैं वो 2 वाली लेते हैं ना। Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं और Q1 अमाउंट ऑफ हीट हम रूम को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Q2 आएगा, ये बेटा चेंज कर लेना, ठीक है, गलती से लिखा गया ये। मैम तो वही सोच रहा हूँ इतनी देर से, मैंने फॉर्मूला गलत कैसे लिखा। क्या कह रहे हो? मैम। मैम आपका फॉर्मूला देख के मैं सोच रहा हूँ मैंने गलत कैसे लिख रखा है नोट्स में। अच्छा, कोई नहीं, सॉरी बेटा। ठीक है, अभी इसको करेक्ट कर लीजिए। अभी मेरे को बताओ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप क्या होगा? Q1 चाहिए अभी मुझे, रूम गर्म करना है ना, तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा रूम में हीट आए, डिवाइडेड बाय में कम से कम काम करना पड़े। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q1 बाय में Q1 माइनस में Q2, या T1 बाय में T1 माइनस में T2। और एक रिलेशनशिप मैं आपको बता देती हूँ, मे भी पूछ ले, जैसे कि अभी आपने लिखा कि W होता है Q1 माइनस में Q2। अगर मैं दोनों तरफ W से डिवाइड कर दूं तो देखो ये तो 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू Q1 बाय W क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। माइनस में Q2 बाय W क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो आप ये देखोगे कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप जो है वो ज्यादा है रेफ्रिजरेटर से, 1 प्लस में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए फिर आगे। हाँ जी बेटा, यहाँ मैंने उस रिलेशनशिप का यूज किया, जैसे W इज इक्वल टू Q1 माइनस में Q2 है ना। अभी मुझे पता है Q1 बाय में W, ये तो बात कर रहा है जब रूम को आप गर्म कर रहे हो, हीट पंप की जब बात कर रहे हो। Q1 क्या है? जो रूम में जा रही है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप बन गया, और ये Q2 बाय W क्या बन गया? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ से आप देखोगे कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप हो गया 1 प्लस में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्लियर है? यानी कि हीट पंप कोफिशिएंट ऑफ की परफॉर्मेंस टू Q2 आएगा ना, Q2 बाय W। Q2 बाय W बेटा ये वाला है, अल्फा जो है ये वाला जो लिखा है हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर के लिए लिखा है। और हीट पंप की जब मैं बात कर रही हूँ, जब मैं रूम का स्पेस गर्म कर रही हूँ, एक फ्रिज बाहर की तरफ हीट रिजेक्ट कर रही है ना, तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप की बात करूं तो आप क्या लिखोगे? जो वो हीट रिजेक्ट कर रहा है डिवाइडेड बाय में जो वर्क डन हुआ है। ये छोटा सा डिफरेंस याद रखो। आप ये देखो कि आपको चाहिए क्या, जब आप फ्रिज की बात कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि उसमें से हीट ज्यादा से ज्यादा बाहर आए। उसमें से हीट कौन सी बाहर लेके आनी थी? Q2। आप रूम को जब आप गर्म कर रहे हो, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, फ्रिज को उल्टा करके विंडो में फिट कर दिया आपने, ठीक है, तो गरम गरम हवा आती रहेगी कमरे में, कमरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको चाहिए क्या कमरा गर्म करने के लिए? अमाउंट ऑफ हीट जो आ रही है, Q1 जो हीट आ रही है एक सोर्स की तरफ, एक रूम की तरफ, डिवाइडेड बाय में W। क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ, मस्त प्लान है ना। और आप ये देखोगे, देखो एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर देखो Q2 अमाउंट ऑफ हीट तो उसने फ्रिज से लिया है, और ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है
इसने W काम किया है, तो W प्लस में Q2 Q1 है, यानी रूम के पास ज्यादा जा रही है ना हीट। काम आपने बिजली का खर्चा जितना किया उससे ज्यादा हीट आप रूम को दे पा रहे। इंटरेस्टिंग है ना। Yes, ma'am. चलिए, अच्छा एक चीज और, आपको ऐसे बोला जाता है कि डीफ्रॉस्ट करें अपने फ्रिज को। बटन होता है ना उसमें डीफ्रॉस्टिंग का, फ्रिज के अंदर डीफ्रॉस्ट्रेशन का बटन होता है नहीं? यस मैम होता है। हॉलिडे नहीं देखा। नहीं देखा? देखना, कभी डीफ्रॉस्ट करना होता है, उसमें आइस जमने लग जाती है ना, तो क्या होता है, ये वाला जो टेम्परेचर है, ये वाला जो टेम्परेचर है जो सिंक वाला है, ये 0 की तरफ जाने लग जाता है। तो ये, और ये कांस्टेंट रहेगा जो सराउंडिंग वाला है, ये कम होता जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा हो गया, डिफरेंस ज्यादा हो गया तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए फ्रिज की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जरूरी है उसको टाइमली डीफ्रॉस्ट करना। क्लियर है सबको? हाँ जी, मैम रिपीट कर दो। हाँ जी, मैंने ये बताया बेटा, अगर आप डीफ्रॉस्ट नहीं करते हैं, जैसे आजकल की जो फ्रिजेस आ रही है उसमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म है, नहीं भी करना पड़ता, लेकिन जो इससे कुछ टाइम पहले तक फ्रिजेस आ रही थी उसमें एक डीफ्रॉस्ट का बटन होता है। स्पेशली जो सिंगल डोर फ्रिजेस होती है ना उसके अंदर रहता है, क्योंकि उसमें आपने देखा हो कि आइस जमने लग जाती है, नीचे की तरफ भी आने लग जाती है। तो उस बटन को दबाते हैं तो डीफ्रॉस्ट होता है, यानी कि उस आइस को पिघलाना होता है। आइस अगर पिघलती नहीं है तो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है T1 के कंपैरिजन में, यानी ये वैल्यू बढ़ गई डिनोमिनेटर में, तो अल्फा घट जाता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम हो जाती है, तो इसलिए डीफ्रॉस्ट करना जरूरी होता है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. और इवन आपको ये भी बोला जाता है कि जो आप फूड रख रहे हो ना फ्रिजेस के अंदर, वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं रखना होता। यस मैम ये तो पता है। ये चीज पता है आपको? नॉर्मल सराउंडिंग वाला टेम्परेचर पे हम उसको करके रखते हैं तो उससे एफिशिएंसी जो है रेफ्रिजरेटर की अच्छी बनी रहती है। वो सेम चीज है, अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रखते हैं तो ये वाला जो वैल्यू है ये कम हो जाता है, ये सॉरी ये ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अल्फा डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए फिर, आज हमने रेफ्रिजरेटर के बारे में बहुत सारी डिस्कशन कर ली है। चलिए, यस तो मैम। एन इंजन हैज, अभी रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन मत गलत कराना, मेरी नाक मत कटा देना, ठीक है? तो इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 30%, यानी आपको क्या दे रखा है, ईटा, ठीक है? ईटा आपको दे रखा है 30%, यानी कि अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो 3/10 हो गया। व्हेन इट इज यूज्ड एज ए यस रेफ्रिजरेटर, मैम। हीट इंजन को ही हम एज ए रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, उल्टा करके, मतलब रिवर्स प्रोसेस, जब हम सिंक से सोर्स की तरफ जा रहे हैं वही तो आपके पास रेफ्रिजरेटर हो गया ना। तो इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर विद द अदर कंडीशंस अनचेंज्ड, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? तो सिंपली मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, मैम बी आएगा इसका। हाँ, 1 माइनस ईटा वाई में ईटा, तो 1 माइनस में 3/10 बाय में 3/10, दिस इज इक्वल टू 7/10 बी आ 3/10। 3/10 MB। मैम 2.3। क्लियर है सबको? यस तो मैम। आपकी नीट में तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, और इसके कुछ 2-4 अच्छे क्वेश्चन और भी हैं जो मैं आपको रिवीजन क्लास में कराऊंगी। चलिए, मेरे इस पेन की भी कुछ समस्या रहती है। हाँ देखो, रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब्स 2000 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम आइस ट्रेस। अभी बताओ ये कौन सी हीट है, Q1 है या Q2 है? मैम Q1 है। Q1। Q1 है पक्का? नो मैम आइस Q2 ट्रे है। क्या है? आइस ट्रे तो फ्रिज के Q2 अंदर होगा ना रखी मैम, सिंक है ना। यस, तो ये हो जाएगा डिफ्रॉस्ट हो Q2, रहा है ना। ठीक है? तो यहाँ पर इफ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज 4, देन वर्क डन बाय द मोटर इज, क्या होगा? मैम 500। 500 पक्का? ये आएगा आंसर। हम दोबारा निकालते हैं। मैम करने दो मैम। हाँ तो मैंने मैम, बताया yes, मैम। कैसे करना है, करो। Q2 होगा निखिल। निखिल आप पहले वाली ए क्लास में, मैम ए है मैम ए। ए आएगा, कैलोरी और जूल का पंगा हो गया वो, ठीक है? वो कैलोरी में दे रखी है आपको ये हीट Q2 एब्जॉर्ब। कैसे हुआ मैम, ये समझ नहीं आया मुझे। Q2 बता दो कैसे हुआ बेटा है। आइस ट्रे कहाँ है? देखो, जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट आपने लेना है वो फ्रिज के स्पेस के अंदर से लेना होता है ना,
हाँ तो आइस ट्रे तो फ्रिज में ही रखी है ना, मैम ठीक है, आ सिंक गया हो गया वहां। आ गया मैम, आ गया। समझ में आई? तो हाँ ध्यान से मैम, Yes, ma'am. कैलोरी से चेंज नहीं करा था मैंने, पूरी यस, तो को 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। बस यही इसमें क्वेश्चन में देखनी थी आपने बात, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्या पता आपको सेकंड लॉ के बारे में, बताइए जरा। मैम इट इज द When करेक्शन entropy ऑफ of a फर्स्ट लॉ ऑफ system is थर्मोडायनेमिक्स। always ये बताते equal. हैं कौन सा प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है, और कौन सा बिल्कुल हो सही। सकता है, नहीं हो सकता। और दूसरा बच्चा क्या बोल रहा था? प्रियांशु Ma'am, बोल रहा था and total entropy of a system is always greater than zero. भाई ये फिजिक्स है। हाँ चलो ठीक है। एंट्रोपी क्या होता है? मेजर ऑफ मैम रैंडमनेस। Randomness. मैम डिसऑर्डर। रैंडमनेस। ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ बात करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन फर्स्ट लॉ ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता कि एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी। सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है ना, उससे ये तो नहीं पता लगता कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है, कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है। तो देर आर मेनी प्रोसेसेस जो एक फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाता। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो जहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, चाहे वो पॉसिबल है या नहीं है वो ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है जो अपने आप नहीं होते। जैसे ठंडी जगह से हीट अपने आप गर्म जगह की तरफ नहीं जाती है। हम तो तो स्टेटमेंट होते हैं ना सेकंड लॉ की। यस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये प्रोसेसेस कौन से पॉसिबल हैं कौन से नहीं है ये बताएगा। जैसे कि हीट इंजन की अगर हम बात करें, वो ये कहता है कि आपके पास 100% एफिशिएंसी नहीं होती। ठीक है, 100% एफिशिएंसी इसीलिए नहीं होती क्योंकि बहुत सारे जो है एनर्जी लॉसेस होते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ यही चीज का लिमिटेशन पुट कर देता है कि 100% एफिशिएंसी नहीं होती है, क्योंकि लॉसेस होते ही होते हैं, परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस भी नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद दिस इंप्लाइज दैट हीट रिलीज टू द कोल्ड रिजर्वॉयर कैन नेवर बी मेड जीरो। कोल्ड रिजर्वॉयर को अगर आपने हीट जीरो कर दिया, इसका मतलब सोर्स से जितना भी हीट लिया उससे सारी से काम कर दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट चीज लिमिटेशन बताता है, एक लिमिट पुट कर देता है कि एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं हो सकती। दूसरा जो रिजर्वॉयर है, कोल्ड रिजर्वॉयर, उसको जो आप हीट दे रहे हो उसको जीरो नहीं कर सकते। एंड थर्ड थिंग जो है कि जो जितनी भी आपके पास हीट है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ लॉसेस रहेंगे। अगर आप हीट इंजन की भी बात करो बेटा, कोई भी इंजन ले लो, ऐसा परफेक्ट इंजन नहीं हो सकता कि उसमें वाइब्रेशन भी आप जीरो कर दो, फ्रिक्शन भी जीरो कर दो। अभी वो जब काम कर रहा है तो उसमें हीट का भी कोई लॉस ना हो, कुछ ना कुछ तो लॉस रहेगा ना किसी ना किसी तरीके का। तो इसलिए आपके पास एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। क्लियर है सबको? हाँ बिल्कुल Yes, सही है, ma'am. बिल्कुल सही बात है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया है, हम लोग हैंड्स रब कर रहे हैं, हमने वर्क किया, वो हीट में कन्वर्ट हो गया। अभी हीट अपने आप जो लॉस्ट होगी सराउंडिंग में, वो मेरे हाथों में आके दोबारा मेरे हैंड तो नहीं रब करा सकती। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रोसेस है पॉसिबल नहीं है। जैसे आपके पास अगर झरने में से पानी नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। जैसे एक और है आपके पास कि अगर आप बुलेट फायर करते हैं, एक वुडन ब्लॉक में वो जाके लगती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा एक हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो क्या वो हीट जो उसने सराउंडिंग में लॉस्ट करी है, वो दोबारा से एक बुलेट में आकर बुलेट फ्लाई बैक कर सकती है? नहीं कर सकती। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया ना ये। तो Yes, थर्मोडायनेमिक्स ये चीज बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये चीज क्लियर करता है कि कौन से प्रोसेसेस पॉसिबल है कौन से नहीं है। क्लियर है सबको? Okay, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अभी देखो, 2-3 स्टेटमेंट है, आपको ध्यान में होनी चाहिए। कैल्विन प्लैंक क्या कहते हैं, क्लॉसियस क्या कहते हैं, स्टेटमेंट है इक्विवेलेंट, सारी एक जैसी है। देखो, कैल्विन प्लैंक कहता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल जिसका सिर्फ एकमात्र रिजल्ट ये हो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट करो और सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर दो। यही डिस्कशन किया अभी हमने। हीट इंजन इसी स्टेटमेंट पे काम करता है कि 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सारे की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, ये कैल्विन कहता है। और क्लॉसियस क्या कहते हैं कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from colder object to a hotter object। एक कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ अपने आप तो नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ वर्क बाहर से Output देना पड़ेगा. तो रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन भी एक हीट इंजन ही है, एक हीट इंजन है ये। कौन सा इंजन है ये? रिवर्सिबल हीट इंजन है। हाइपोथेटिकल है। यस, हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है।
तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत क्या थी भाई? ये बोलते हैं कि अगर कोई भी इंजन एन प्लस कार्नोट इंजन एक T1 टेम्परेचर जो कि एक सोर्स का और एक T2 टेम्परेचर सिंक का है, इन दोनों के बीच में अगर काम कर रहे हैं तो सभी इंजन के कंपैरिजन में कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा मोस्ट रहती है, एफिशिएंट होगा। या वो मोस्ट एफिशिएंट रहेगा, लेकिन उसकी भी 100% नहीं होती है। क्लियर है सबको? ठीक है। यस मैम। यहाँ हम लोग कुछ बहुत सारी असम्पशन मानते हैं, जैसे कि सबसे पहले कोई डिफेक्ट नहीं है, नो डिफेक्ट्स, नो लॉसेस, ठीक है। और साइकिल जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस की साइकिल ले रहे हैं, वो हम एक आइडियल साइकिल ले रहे हैं, आइडियल गैस ले रहे हैं इसके अंदर हम लोग, ठीक है। तो एक आपके पास जो है प्रैक्टिकल इंजन नहीं है, लेकिन इसको बनाया किसने? जिन्होंने कार्नोट ने बनाया 1824 में, ये सोच के बनाया कि मैं बेस्ट इंजन बनाऊंगा, लेकिन ऐसा बना नहीं कोई भी। तो इसके कंपैरिजन में हम बाकी की परफॉर्मेंस चेक कर सके, बाकी अदर इंजन की कंपैरिजन में परफॉर्मेंस चेक कर सके, इसके लिए ये हमारे लिए फायदेमंद है। ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड बताता है कि इसके मुकाबले में बनाओ जो आपको बनाना है, क्योंकि ये सबसे टॉप पे है। समझ में आ गई बात? ओके यस मैम। मैम। इसमें अभी देखो बहुत सारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा है पिक्चर में, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है? इसमें हम लोग लेंगे एक, सबसे पहला केस हम लेते हैं एक सिलेंडर, जो कि हम मानते हैं कि एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन जिसमें फिक्स्ड है, आइडियल गैस है इसके अंदर, इसकी वॉल्स को परफेक्टली कंडक्टिंग लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक सोर्स लेते हैं हम लोग, ठीक है, और एक सिंक, एक सोर्स ले लिया, एक सिंक होगा, और एक इंसुलेटेड पैड लेते हैं हम लोग, इंसुलेटेड। समझ आ रही है राइटिंग? मुझे ही नहीं आ रही, आप लोगों को क्या समझ में आएगी? अच्छे से बनाते हैं। सोर्स हो गया, एक सिंक हो गया, और एक हो गया आपके पास इंसुलेटेड पैड। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देखो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होएगा डेफिनेटली, राइट, डेल्टा T 0 रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो सिस्टम देखो काम करता है, अभी काम करेगा, इसको एनर्जी चाहिए, तो अगर ये इंटरनल एनर्जी लेगा तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बहुत स्लोली आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं, ऑलराइट, और सोर्स लेते हैं हम लोग नीचे, कि ये जितना भी काम कर रहा है, जितनी भी इसको हीट रिक्वायर्ड है, ये यहाँ से जो एब्जॉर्ब कर ले, जो भी इसने काम किया नीचे से इसने हीट को एब्जॉर्ब किया। क्लियर है सबको? ताकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। फिर हम बात करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। एडियाबैटिक एक्सपेंशन करने के लिए इसको हम लोग इस इंसुलेटेड पैड पर रख देते हैं, इंसुलेटेड पैड है, और इसकी वॉल्स को हम परफेक्टली इंसुलेटेड बनाएंगे कि कोई हीट ना आ सके ना जा सके। अभी देखो ये एक्सपेंशन करेगा, तो एक्सपेंशन करेगा तो ये काम करेगा, काम करेगा तो एनर्जी कहाँ से लेगा? इंटरनल एनर्जी से लेगा, बाहर से तो ले नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर ड्रॉप कर देगा। मान लीजिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन में T1 मेंटेन था, अब यहाँ पर T2 पे आ गया, P2 V2 से P3 V3 चला गया। अब जो आपके पास थर्ड जो स्टेप है वो क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। अभी इसको क्या करेंगे, हम सिंक पे रखेंगे, वॉल्स अगेन परफेक्टली कंडक्टिंग है, अब उसको हम आइसोथर्मल मतलब स्लोली कंप्रेस करेंगे। अभी उसकी अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उसकी हीट बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंक पे रखते हैं कि जो जितना हम काम कर रहे हैं वो उतनी एनर्जी सिंक को रिजेक्ट कर दे, ठीक है। जो फोर्थ प्रोसेस है यानी कि एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब एक आइडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब इसको इंसुलेटेड पैड पे रखिए और इसको फास्ट कंप्रेस कीजिए। फास्ट जब आप कंप्रेस करोगे, आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, हीट उससे बाहर जा नहीं सकती है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, परफेक्टली इंसुलेटेड वॉल्स है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा T2 से T1। क्लियर है सबको चारों प्रोसेसेस? यस मैम। ठीक है। तो Yes, पहला ma'am. आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब था तो उसने हीट एब्जॉर्ब किया Q1, और जब आइसोथर्मल कंप्रेशन है, जब उसको हम सिंक पे रख रहे हैं, तो उसने Q2 अमाउंट ऑफ हीट आउट कर दिया। ये चीजें ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो इसके वर्क डन के फॉर्मूले हम लोग अभी सारे निकाल चुके हैं। वन बाय वन जरा बताओ मुझे कौन कौन से थे। पहला जो प्रोसेस है, अगर मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करूं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो देखो सबसे पहले तो डेल्टा T ही 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आइडियल गैस का केस है तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा, राइट।
यस मैम। ठीक है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन निकाला था अभी हमने लास्ट लेक्चर में, वो क्या था बेटा, एन आर T log base A V2 upon V1. V2 by V1। Q इज इक्वल टू U प्लस में W होता है। अगर डेल्टा U 0 है तो जो वर्क डन है वही हीट है, ये इसने हीट एब्जॉर्ब करी है सोर्स से, और ये 1। सेकेंड प्रोसेस ले लेते हैं। सेकेंड प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अभी यहाँ तो डेल्टा Q ही 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा W। वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में, बताइए फॉर्मूला क्या होते हैं। NRT1 minus T2 upon gamma अब minus मैं कर रही हूँ फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो मैं नीचे ले लेती हूँ 1 माइनस में गामा। okay. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहां T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1 था ना, मैंने फाइनल माइनस इनिशियल बाय 1 माइनस गामा ले लिया। थर्ड केस लेते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन। गुड़िया यही है क्या, गुड़िया नेट खत्म हो गया लगता है उसका। गायत्री कहाँ गए हुए बच्चे, याजदान Very ma'am sir. Yes, ma'am. यस मैम। सो गए हो क्या? यही है। चाय जो है पिए पहले, फिर करें कंटिन्यू। देखो चलिए, आइसोथर्मल कंप्रेशन थोड़ी सी नींद आ रही है। बस बिल्कुल लास्ट टॉपिक है बेटा, इसके बाद 2 न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बाद फिनिश है अपना थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हिम्मत बना के और रखो, पढ़ा दो मैम। और नहीं इतना ही बहुत है, मेरी बोलने की भी तो कैपेसिटी है ना। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या होगा, वर्क डन बताओ यहाँ पर W3। अभी देखो जब हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया तो टेम्परेचर T2 आ गया ना, तो यहाँ पर nRT2 log बेस E, वॉल्यूम कैसे जा रहा है, V4 by V3, V4 by V3। ठीक है, इसको मैं Q2 के इक्वल लिख देती हूँ। देखो हीट एब्जॉर्ब हो रही है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, हीट आउट हो रही है आइसोथर्मल कंप्रेशन में। तो पहली आई थी Q1 सबसे ऊपर, थर्ड पे आई है Q2। क्लियर है सबको, डेल्टा T यहाँ पे 0 Yes, है, Yes डेल्टा ma'am. U 0 है। ठीक है, और Q इज इक्वल टू W आ जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। और लास्ट जो प्रोसेस है वो है बेटा एडियाबैटिक कंप्रेशन, हाँ कंप्रेशन। ठीक है, यहां पर जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, NR। देखो एडियाबैटिक कंप्रेशन, अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसमें, तो T1 माइनस में T2 बाय में 1 माइनस में गामा। अगेन यहाँ पर क्या चीज 0 है, डेल्टा Q 0 है। तो देखो सबसे पहले ऑब्जर्व करो जरा कि इंटरनल एनर्जीज का सम क्या आ रहा है। इंटरनल एनर्जी पहली 0 है, तीसरी 0 है, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ वर्क डन है। अगर मैं इसे आगे मैम नेगेटिव, टोटल भी 0 है। यस 1 माइनस में गामा, T2 माइनस में T1, और इसके आगे भी मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ये वाली भी तो यही आएगी, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। यस मैम, ऐसे ही ग्राफ इसका साइकिलिक ही रहता है हमेशा, तो 0 ही रहेगा। यस, तो आप देखोगे कि देखो ये चीजें 0 बन रही है। T2 माइनस में यहाँ पे देखो NR बाय 1 माइनस गामा कॉमन ले लोगे अगर, तो T2 और T1 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये सारी 0 बन गई, डेल्टा U 0। ये मैंने लिखा भी इसलिए था ताकि आप ये चीज समझ सको कि यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है और उसमें इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, और देखो वो आ भी 0 रही है, कैलकुलेशंस के थ्रू भी 0 ही आ रही है। ठीक है, अब बची बात वर्क डन की। ठीक है, एफिशिएंसी मैम क्या मेरे होता है, सेकंड और फोर्थ वर्क डन तो कैंसिल हो जाएंगे ना। हाँ वर्क डन की जब आप बात करोगे बेटा, तो देखो यहाँ T2 पॉजिटिव है, यहाँ T2 नेगेटिव है, यहाँ T1 नेगेटिव है, या T1 पॉजिटिव है, तो जब सारे वर्क डन को सम करेंगे ना हम लोग, तो ये 0 हो जाएंगे। ये अब ये जो वर्क डन है सारे सिस्टम पे ही तो हो रहे हैं ना। ठीक है, Yes, सिस्टम ma'am. कुछ जो प्रोसेसेस में है, आपके एक्सपेंशन जब हो रहा है तब सिस्टम ने किया है, कंप्रेशन जो हो रहा है तो सिस्टम के ऊपर किया है। तो एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन बाय में हीट एब्जॉर्ब। तो जब आप नेट वर्क डन निकालोगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेंगे। जब इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय में हीट एब्जॉर्ब कौन सी है, ये वाला। तो सॉल्व करके सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको नोट्स में दूंगी, 4-5 मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, वो आप नोट्स में पढ़िएगा। इसका आंसर जो वो आएगा 1 माइनस 1 में माइनस T2 बाय में T2 T1। अपॉन में T। क्लियर है सबको।
और Yes, ma'am. एफिशिएंसी Yes, ma'am. की हमने निकाली थी 1 माइनस Q2 बाई Q1, यानी 1 माइनस T2 बाई T1 की अगर इक्वल पुट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट T2 जो मैंने upon बताया था T1 कार्नोट equal to साइकिल, T2 upon T1. यस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 आ जाता है, जो कि हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर में यूज किया है। यानी इसी को अगर हम उल्टा करके यूज करते हैं, अगर आइडियल कंडीशन की बात करें तो हमने रेफ्रिजरेटर में ये वाली कंडीशन यूज की हुई है। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। हाँ जी, बिल्कुल 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 2.303 से मल्टीप्लाई करें। ओके, तो यहां से 2-3 चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो T2 T1 के अगर इक्वल हो जाए, T2 T1 के अगर इक्वल हो जाए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? Ma'am, 0। 0 हो जाएगी Ma'am, ma'am. 0. इसका मतलब Yes, ma'am. सोर्स और सिंक का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए, और दोनों आपको चाहिए, सोर्स भी चाहिए और सिंक भी चाहिए। ठीक है, अगर सिंक नहीं होता इसका मतलब तो सारा वर्क डन ही, 100 सारी की सारी हीट वर्क डन पे 100% आ रही है, वो पॉसिबल नहीं है। और दोनों का सेम हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर इनफाइनाइट सॉरी, अगर हम लोग एफिशिएंसी 100% की बात करें, 100% कब आएगी? या तो आपके पास T2 0 हो जाए Ma'am, T2 और 0. T1 इनफाइनाइट हो जाए, ये दोनों ही पॉसिबल जो है अटेन नहीं हो सकती, इसलिए एफिशिएंसी आपके पास 100% नहीं हो सकती है। क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचता। इसमें देखो दूसरी बात, जो इसका एरिया आएगा लूप का, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगी ना, इस वर्क डन की सम करोगे, वो इसका एरिया ही होगा। इसका एरिया से अगर आंसर निकाले तो वर्क डन का जो आंसर आएगा वो इनका सभी वर्क डन का सम करोगे उसके इक्वल आएगा। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अभी बात करते हैं कार्नोट थ्योरम की। कार्नोट थ्योरम कुछ नहीं, हम लोग ऑलरेडी ये बातों में बोल चुके हैं कि जब भी आपके पास जितने भी इंजन है, अगर दो टेम्परेचर्स के बीच में काम करें, T1 और T2, T1 है आपके पास सोर्स का, T2 है सिंक का, तो अगर आप सभी को काम करवाएं और फिर एक कार्नोट इंजन को काम कराएं तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है? कार्नोट इंजन की होती है। यही आपके पास कार्नोट थ्योरम होती है। क्लियर है सबको? Yes, Yes, और ma'am. देखो एफिशिएंसी आई है 1 माइनस में T2 बाय में T1। क्या कहीं नेचर की बात हो रही है? नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस की कोई बात हो रही है? T2 तो सिंक का टेम्परेचर हो गया, T1 सोर्स का टेम्परेचर हो गया। क्लियर है सबको? तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है। ऑलराइट, यस मैम। ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है अक्टूबर 2020 में। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे तो करती नहीं, किस पे करती है फिर? Ma'am, temperature of source and sink. यस, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। Ma'am, Clear? B. ओके, ये वाला करके बताइए फिर। कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 400K एंड 800K, तो T1 कौन सा लूं, T2 कौन सा लूं? मैम T1 800 हो Ma'am, गया, T1 T2 बड़ा 400 हो वाला गया। ले लो, T2 Yes. छोटा हो गया. हैज अ वर्क आउटपुट ऑफ 1200 जूल पर साइकिल। वर्क डन हो गया 1200 जूल। Amount of heat energy supplied to the engine from the source in each cycle is, amount of heat energy supplied to the engine from the source कौन सी है? Q1। कैसे करें भाई? एफिशिएंसी होती क्या है? 1 माइनस में T2 बाय में T1। T2 और T1 आपको गिवन है, यहां से आपकी एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लो, लेकिन मैं आंसर इसको क्या चाहिए? One by फॉर्मूला two. पुट करके निकाल लेंगे। हाँ, तो यहाँ से मान लो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 1/2। अच्छा ठीक है, 1/2 बता रहे हैं गुड़िया, ठीक है ओके। आगे इसको हम पुट कर सकते हैं W बाय में Q1 के। D, यस D इज द राइट आंसर। 2400 है ना D? यस मैम। 2400 इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ पर वर्क डन रखोगे 1200 मल्टीप्लाई बाय 2, Q1 आ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ये बताओ, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये आंसर निकाल दो जरा, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। कार्नोट इंजन हुज सिंक इज एट 300K, यानी कि ये आपको दे रखा है T2 हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 40%, ये फर्स्ट एफिशिएंसी होगी। बाय हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज्ड, कितना टेम्परेचर सोर्स का हम बढ़ाएं सो एज टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाय 50% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी। यानी ये जो एफिशिएंसी ये वाली ओरिजिनल है 40% वाली, इसका 50% बढ़ जाए एफिशिएंसी, तो
कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ये चीज पाने के लिए, ये क्वेश्चन है। मैम यानी फाइनल एफिशिएंसी वो होगी 60%। हाँ, फाइनल एफिशिएंसी 60% होगी, बिल्कुल मैम 250 के। बिल्कुल सही। क्या नाम है बेटा? खुशी? यस मैम। वेरी गुड बेटा, 250 के। देखो सबसे पहले तो आप एफिशिएंसी निकालिए 1 माइनस में T2/T1, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट। यानी जब 40% दे रखी है यानी 40/100 लिख लो, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस में T2 दे रखा है आपको 300 बाय में T1। खुशी कितना आया T1? बताइए T1 कितना आया? कहाँ गई? अच्छा गुड़िया बताओ T1 कितना है बेटा? मैम 500 की। 500। ओके, इसके बाद आप निकालोगे क्या चीज, नई एफिशिएंसी की अगर हम बात करें। अभी देखो इसका 50% एफिशिएंसी बढ़ जाए, एक तो आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हो 40% का 50% कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, तो 40 + 20 नई एफिशिएंसी हो जाएगी 60%। एक तो आप ऐसे भी समझ सकते हो अगर आपको थोड़ा सा इजी है मैथ्स में। तो अगर नहीं समझ में आता है ऐसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर एफिशिएंसी 40% थी, 40% देखो कितना होता है, ये हो जाएगा बेटा 2 2 4 2 5 2/5 आ जाएगा ना। यानी पहली एफिशिएंसी 2/5 है, इसका 50% बढ़ाना है, तो इसका 50% होता कितना है पहले तो ये निकाल लो। 2 से 2 गया 1/5, तो नई एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2/5 प्लस में 1/5, दिस इज इक्वल टू 3/5। ये नई एफिशिएंसी आएगी। इस नई एफिशिएंसी के लिए जो सोर्स का टेम्परेचर आएगा वो देखते हैं। सिंक का तो उतना ही रखना है 300, और नया जो मैम आपके पास T1 डैश आएगा कितना आया है? 750 मैम आएगा। 750 आ जाएगा। यस मैम 750 750 आया। यानी कि टेम्परेचर आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा ना, ये वाला और ये वाला माइनस कर लो, ये आ जाएगा 250 के। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया तो बताओ। नहीं गड़बड़ नहीं है, 750 माइनस 500 आएगा। ठीक है, चलो ये वाला बताओ फिर फटाक से। बताइए। मैम रिवर्सिबल वाले का ज्यादा होगा रिवर्सिबल। यस ऑब्वियसली रिवर्सिबल का ज्यादा है, क्योंकि उसमें किसी तरीके का लॉसेस नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब कोई लॉस है ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास ये वाला क्लियर है मैम सबको? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने बहुत हिम्मत करके थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसका रिवीजन क्लास रखेंगे हम लोग सैटरडे को।